हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। तो आज हम बात करेंगे अशोक के बारे में। चंडीगढ़ जेबीटी का जो एग्ज़ाम 28 अप्रैल को होने वाला है, उसका जर्नल साइंस कह लो या फिर सोशल साइंस कह लो, इन दोनों में मौर्य साम्राज्य का जो टॉपिक है दिया हुआ है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। आज हम बात करेंगे उससे आगे का जो शासक था अशोक, उसके बारे में हम डिटेल्ड नॉलेज करेंगे। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन था? अशोक था। अशोक के बारे में जब डिटेलिंग में आप जाते हैं या उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो वो ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि अशोक ने इतने अच्छे भी काम किए थे और राजा तो ऑफकोर्स बुरा काम भी करेगा, क्योंकि ये ऐसे ही इसको राजगद्दी पर नहीं बैठा था, इसने अपने भाई को मारा था तब जाके राजगद्दी पर बैठा था। तो इसके बारे में हम बहुत सारी जितनी भी जानकारी करते जाएंगे बहुत डिटेलिंग हो जाएगी और वो करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम सीधा जो है शुरू कर देते हैं इसके बारे में। सबसे पहले है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। यानी सबसे पहले कौन था? सबसे पहले हमारा चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था संस्थापक। उसके बाद हमारा बिंदुसार आया और उसके बाद उन्होंने लिख रखा है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। यानी बिंदुसार के बाद तीसरे नंबर पर जो राजा आया था मौर्य साम्राज्य का, वो हमारा अशोक था, जो कि राजगद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व। कहाँ पर? कौन से? उसकी मगध की राजगद्दी पर ये बैठा था। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। ठीक है, तो अशोक की माता के बारे में पूछ लेते हैं और अशोक की जो पिता है उनके नाम के बारे में पूछ लेते हैं। यानी जब आप मौर्य साम्राज्य के जो राजा हैं उनके बारे में नंबर वाइज याद करते हैं तो आपको याद हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य है, फिर बिंदुसार है, फिर अशोक है, उसके बाद लास्ट भी आता है और उसके बीच में भी कई राजा आते हैं, लेकिन इतना भी उनका प्रभाव नहीं रहा था। तो लास्ट का भी बाद में बताऊंगी कि जो लास्ट में कौन रहा था। तो राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। यानी कि जब वो राजगद्दी पर नहीं बैठा था तो वो कहाँ था? अशोक जो था वो अवंती का राज्यपाल था। बाद में वो 269 ईस्वी में जो अशोक महान है वहाँ पर वो जो अशोक महान के रूप में ये बैठ गया था राजगद्दी पर। मास्की, गुर्जरा, नेतूर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, यानी कि ये जो हम अशोक नाम याद करते हैं, हमें इससे अवगत हैं हम लोग, तो इसका जो अशोक नाम है, ये जो अशोक वर्ड है, ये मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलम में इसका नाम हमें मिलता है। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो आप डिटेलिंग पढ़ रहे हैं ये बुक है लूसेंट की, वहाँ से मैंने PDF बना के आपको मैं स्टडी करवा रही हूँ। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि तुम सीधा बुक से पढ़ लेते हैं, आप जाके बुक से पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बुक नहीं खरीद पाते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डिटेल में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में कई बार समझने में दिक्कत होती है, तो आप आराम से इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। बहुत सारी अच्छी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो मुझे भी नहीं पता थी, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसको ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही मिलता है। अभिलेख जो होते हैं ना, इसकी स्टार्टिंग अशोक ने ही करी थी और अशोक के बारे में जितनी भी आपको नॉलेज चाहिए वो उसके अभिलेखों से ही हमें मिलेगी। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसने जो अभिलेख अशोक ने करवाए थे वो निम्नलिखित 3 प्रकार से थे। एक शिलालेख थे, दूसरा स्तंभ लेख था और फिर हमारा गुहा लेख भी आ जाता है। इसके बारे में धीरे धीरे जानकारी हमें आगे मिल जाएगी। अब एक छोटा सा नोट भी हमें यहाँ पर दिया है। D.R. भंडाकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। मतलब कि जो D.R. भंडाकर थे, इन्होंने अशोक के बारे में कुछ किताबें लिखनी चाहिए, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखनी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया? अशोक के जो अभिलेख थे, अभिलेखों से ही जितनी भी उन्हें जानकारी मिली, जन्म की, मरण की, धम्म अपनाया था या कब राजगद्दी पर बैठा था, वो सारी नॉलेज जो से अभिलेखों से ही मिली थी, तभी उसने जो है वो इसके अशोक के बारे में लिखना शुरू कर पाया था। क्योंकि अशोक के बारे में और कहीं से नॉलेज बहुत कम मिलती है, इसने जो अभिलेख बनाए थे ना, उसी से ही अशोक के बारे में मोस्ट ऑफ जानकारी मिल जाती है। कर्नाटक के कलाबुरंगी जिले के चितापुर तालुक के कनगलहली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रानी अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लेखित है। क्योंकि आप देखोगे
ये तो चलो मगध की बात हो रही है। राजस्थान में रानियों जिस तरह की जो वर्ड है इस्तेमाल करते थे, तो रानियों का मतलब है राजा, ठीक है। तो ये जैसे इस वाली डिटेलिंग की बात करें तो इतनी भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि और भी इसने इतने सारे काम किए थे। कलिंग का युद्ध हुआ था तो भी इसने काफ़ी ज़्यादा इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है, तो वो डिटेलिंग में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो दी हुई हैं कि अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान कहाँ पे था। तो ये भी अगर आप याद करना चाहें कर सकते हैं तो ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। ये आप एक तरफ हमारे शिलालेखों का स्थान है और दूसरी तरफ हमारे संबंधित राज्य हैं। शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है, मनसेरा जो है ये पाकिस्तान में है, कालसी उत्तराखंड में है, गिरनार, अब ये तो याद भी हो जाएगा आपको, गिरनार गुजरात में है, और धौली हो गया, जौगढ़ हो गया, उड़ीसा में है। तो ये कुछ कुछ याद कर लेना सारे, तो थोड़े मोरे से मरे से सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो जितना ये हो पाता है उतना याद कर लीजिएगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा यहाँ तक माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गला मेरा ठीक नहीं है। आगे है एक और नोट इन्होंने दे रखा है कि कगनहली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये पूछा जा सकता है कि जो कगनहली वर्ड है या ये कहाँ पर है, तो ये भीमा नदी के तट पर स्थित है। भ्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है, क्योंकि हम बता चुके हैं इसने बहुत सारे अभिलेखों बनवाया था। तो इसी में से हमारे जो भ्राभु अभिलेख है उसमें अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया है, उसमें लिखवाया कि वो मगध का राजा है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अब ये ऑप्शन में दे देंगे, पुराण में कहा है, उपनिषद में कहा है, ऋग्वेद में कहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक को अशोकवर्धन जो है वो पुराणों में कहा गया है। देवाना प्रियदर्शी अशोक का ही नाम है, क्योंकि इसको लगता था कि जो अशोक है ये देवों का प्रिय है। प्रियदर्शी का मतलब मनोहर मुख वाला, ठीक है। तो उसको ये उसको लगता था ये बहुत ही सुंदर है और भगवान का प्रिय है, इसलिए ये खुद को देवाना प्रियदर्शी इस तरह के जो शब्द है अपने लिए यूज करता था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अब देखिए अभिषेक का मतलब क्या होता है, जब ये राजगद्दी पर बैठा था। तो ये हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि 269 ईसा पूर्व में अशोक राजगद्दी पर बैठ गया था, और राजगद्दी पर बैठने के पूरे 8 साल के बाद उसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया था और उसे जीता भी था, ठीक है। तो ये डेट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कलिंग की राजधानी तोसली पर उसने अपना अधिकार कर लिया। तो कलिंग की राजधानी का नाम क्या है, तोसली। और कलिंग पर आक्रमण कब हुआ था, 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण हुआ था। किसने किया था, अशोक ने किया था, ठीक है। और ये वाली चीज़ आप मुझे पता इग्नोर कर दिया होगा आपने, ये है उल्लेख 13वें अभिलेख में, शिलालेख में, यानी इसके जो शिलालेख थे उसकी काफ़ी संख्या थी, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद आगे लिखा होगा। तो इसका जो 13वां शिलालेख था अशोक का, उसमें हमें कलिंग के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह से ही आपसे सवाल पूछेंगे कि इसका जो शिलालेख है उसके पहले में मिली थी, दूसरे में, तीसरे में। तो याद रखना कि इसका जो शिलालेख है 13वां जो शिलालेख है उसमें हमें जानकारी किसके बारे में मिलती है, कलिंग के युद्ध के बारे में लिखा गया है, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, प्यूलिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा या शिक्षा दी थी। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है आगे चल के जो अशोक था उसने धम्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया था, ठीक है। तो इसके बौद्ध धर्म के बारे में जितनी भी नॉलेज इसको मिली थी वो उसने जो उपगुप्त था, बौद्ध धर्म का ही मानने वाला एक भिक्षु था, तो उससे उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी। एक और नोट आया है, अगर ये नोट आ जाता है ना तो यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा लेता है, क्योंकि बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है और इसको तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और एग्जामिनर इसी पर फोकस करता है सीधा। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ठीक है, सीधी सी बात है। ये बौद्ध धर्म को इसने बाद में अपनाया, पहले क्या था, ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ के राजतरंगिणी से, राजतरंगिणी किसने लिखी है भाई,
राजतरंगिणी को लिखा है कल्हण ने। ये इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल्हण के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वो शैव धर्म का उपासक था। अब यहाँ पे बोल के रखा है कि ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन कल्हण ने अपनी जो राजतरंगिणी बुक लिखी थी उसमें उसने ऐसा बोला कि ये शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। मतलब अब एकदम से इसने किसी के प्रवचन सुने बौद्ध धर्म के, आपको पता है बौद्ध धर्म इतना शांति प्रिय एक धर्म हम लोग कहें तो वो माना जा सकता है। उसमें आपको मोह माया से दूर और शांति प्रिय जीवन जीने के लिए बोला जाता है। तो अशोक ने एक प्रवचन जो है निग्रोध दे रहा था, तब सुना, तब उसको लगा कि मुझे भी उसी तरह का ही उस धर्म में जाना चाहिए, मुझे शांति अपनानी चाहिए। और ये जो बदलाव अशोक के अंदर आया था वो कलिंग के युद्ध के दौरान आया था या फिर उसके बाद आया था, क्योंकि कलिंग का युद्ध जीत तो गया था ये, लेकिन ऐसा जीता था कि इसके पास भी बहुत ही कम लोग जिंदा बचे थे और सामने वाले तो सारे मर गए थे। तो इतना खून खराबा देखने के बाद इसको लगा कि मैं जीत भी गया तो ये कैसी जीत हुई, जहाँ मेरे ही जो प्रिय लोग थे वो ऑलमोस्ट तो मारे ही जा चुके थे। तब इसको बहुत दुख हुआ था। फिर इसने सोचा कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। फिर ये बौद्ध धर्म की ओर थोड़ा बढ़ने लगा। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की, ठीक है, मतलब जब ये 269 में अपने यहाँ पे इसका राज्याभिषेक हुआ था तो उसके जो 10 साल हो गए थे तो वो बोध गया में गया। जब 12 साल हो गए तो ये निगली सागर में गया और 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी की यात्रा पर चला गया था। अहरौरा अभिलेख में ये घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। रुम्मीनदेई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। अब ये वाले जो नाम है थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है पर याद तो रखने पड़ेंगे कि जो रूमी पढ़ेंगे इसको, रुम्मीनदेई अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ये ऐसे अभिलेख हैं जहाँ से हमें क्लियर जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक जो था उसकी बौद्ध धर्म में आस्था थी, यानी ये प्रमाण देते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने आता है कि अशोक के प्रमुख शिलालेख। अब देखिए मैंने अभी एक आपको पढ़ाया था 13वां, ये जो 13वां है ना ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। ठीक है, तो अगर हम ऊपर से नीचे तक की बात करें यहाँ पर तो इसने टोटल कितने शिलालेख थे इसके, क्योंकि इसने हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि अभिलेख जो थे वो 3 प्रकार के थे। ठीक है, शिलालेख था और गुहालेख भी था और एक और लेख था। ठीक है, तो उसी में से अगर स्पेशली हमसे पूछा जाए कि जो शिलालेख थे उनकी संख्या कितनी है तो शिलालेखों की जो संख्या है वो कितनी है, 14 है। ठीक है, यानी अशोक के 14 शिलालेख हमें मिले हैं। आगे गुहालेख के बारे में पता चलेगा कि वो कितने थे। ठीक है, लेकिन अगर कोई शिलालेखों की संख्या पूछता है तो वो 14 होंगे। अब पहला शिलालेख में लिखा है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है कि पशु बलि को इसने मना किया कि नहीं, पशु बलि नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है कि चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, बीमार है तो उसकी चिकित्सा व्यवस्था जो है वो की जाएगी। तीसरा है, इसमें राजकीय अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएंगे। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। अब मैं सारा बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली हूँ, आपको मैं दिखा दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना इसको। ठीक है, और लास्ट भी हम देख लेते हैं। 14वां जो शिलालेख है इसमें कहा है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। और 14वें में इसलिए किया क्योंकि 13वां जो शिलालेख था उसमें मैंने आपको स्टोरी बताई अभी के कलिंग के युद्ध से ही बहुत सैड हो गया था और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और 14वें शिलालेख में इसने बोल दिया सारी जनता को कि उन्हें एक धार्मिक जीवन ही बिताना चाहिए। हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी धर्म आप देख लो, सारे धर्म आपको यही सिखाएंगे कि हमें मारकाट नहीं करनी चाहिए, शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए, भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। इसलिए सीधा उसने धार्मिक जीवन वर्ड का इस्तेमाल किया। यहाँ उसने ये नहीं बोला कि सारे बौद्ध धर्म को अपना लो, नहीं, उसने ये बोला कि आप धार्मिक जीवन को जीना शुरू कर दो। आप किसी भी धर्म को अपना लो लेकिन एक धार्मिक जीवन जहाँ सुख शांति हो, इस तरह का जीवन आपको अपनाना चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लिखा हुआ इसमें, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसे नहीं रीड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे है, अशोक ने आजीविकों को चलो इसको वही आ गई तो चलो आगे है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि अशोक ने, क्योंकि बौद्ध धर्म को अपना चुका था ये, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इसने अपना बेटा महेंद्र और अपनी बेटी जो संघमित्रा थी उसको श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। तो कितने? 84,000, 84,000 बोलेंगे मेरे ख्याल से। तो इतने स्तूपों का जो निर्माण था वो अशोक ने ही करवाया था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को बढ़ाना चाहता था। इसको बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग गया था। आज भी मैं पर्सनली बौद्ध धर्म के बारे में मतलब जब भी जानकारी हासिल करने का मौका मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना शांति प्रिय एक है ये, ठीक है। तो आपको वैसे तो कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि आपको बुरा ही बोलता होगा। तो अशोक को जो था बौद्ध धर्म काफ़ी अच्छा लगा और इसने अपना जो धर्म था ब्राह्मण धर्म उसको छोड़ के ये बौद्ध धर्म में जाने लगा। अब भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम, हाँ जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि अशोक ही ऐसा था जिसने शिलालेखों का भारत में शुरुआत इसने करी थी, और इसीलिए अशोक के बारे में कोई भी नॉलेज लेनी है, शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख, इन्हीं सब चीज़ों से आपको अशोक के बारे में जानकारी मिलेगी। बाकी एक लिस्ट दे रखी है जहाँ पे लिखा है कि अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, ठीक है। तो मंत्री, प्रधानमंत्री ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि अशोक के जो शिलालेख हमें मिले हैं जिसमें 13 शिलालेख लिखे गए थे, तो उसमें कौन कौन सी भाषा इस्तेमाल की गई थी? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये ऐसी लिपि थी जिनमें हमें शिलालेख मिलते हैं। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख हमें अफगानिस्तान से मिला, यानी अफगानिस्तान में एक ऐसा अभिलेख मिला जो कि ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखा हुआ था। खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ जो अभिलेख था वो हमें शाहबाज गढ़ी से मिला, ठीक है। एवं मनसेरा यानी पाकिस्तान के पेशावर के निकट उत्तर प्रदेश से और शेष भारत से हमें ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। अगर कोई पूछे कि ग्रीक और अरमाइक लिपि के अभिलेख कहाँ से मिले हैं, तो अफगानिस्तान से मिले हैं। खरोष्टी के कहाँ से मिले हैं? शाहबाज गढ़ी से मिले हैं। और हमारे ब्राह्मी लिपि के कहाँ से मिले हैं? उत्तर प्रदेश। और बाकी जितने भी शेष भारत है वहाँ से हमें ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। पाकिस्तान से मतलब शाहबाज गढ़ी एवं मनसेरा जो कि पाकिस्तान में ही है वहाँ से खरोष्टी मिले हैं, और अफगानिस्तान से हमें ग्रीक और अरमाइक लिपि में इसके अभिलेखों को हमने देखा है। खरोष्टी लिपि के बारे में एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। जनरली हम क्या करते हैं, हम ये अपनी यहाँ से इस तरह से लिखते हैं, लेकिन खरोष्टी लिपि जो होती है वो ऐसे करके लिखी जाती है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो आज के लिए बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं। आगे भी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, उनको भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो इसमें आप एक एक लाइन को देखेंगे, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। दोबारा से वीडियो देखना, एक दो बार और दोबारा से देखना, फिर इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप बोलोगे कमेंट करके तो मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। मैं खुद ऑफकोर्स वीडियो बना के डाल दूँगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको चाहिए होगा तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।